हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी स्टडी हब। जैसे कि आपको पता है हमने जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो आज हम लेक्चर थर्ड उसका लेके आ रहे हैं। तो बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को सर कि जो हमने यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट की है, हमने इसका जो अभी मॉडर्न पोर्शन वाला मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जे&के वाला पोर्शन स्टार्ट किया, तो उसमें हमने आर्टिकल 370 के बारे में थोड़ा सा बताया आपको, जो हमने बोला था पहले ही कि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, डिटेल्ड पढ़ना है। ठीक है, एक तो करंट अफेयर में उससे भी पूछा जाएगा और दूसरा हर एग्जाम के लिए आर्टिकल, और इवन it is obligatory for every Jammu and Kashmir citizen to know about the article 370। इसीलिए हमने थोड़ा सा इसमें डिटेल्ड आपको पढ़ा है। तो अभी तक हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। अभी तक हमने पढ़ा था आर्टिकल 370 का बेसिस क्या था, ओरिजिन क्या था, कैसे आर्टिकल 370 आया। उसके बाद आर्टिकल 35A, और आर्टिकल 35A जो हमने पहले ही बोला था उसकी बेसिस क्या है, स्टेट सब्जेक्ट लॉ दैट वाज मेड बाय द महाराजा हरी सिंह। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बोला था कि आर्टिकल 35A के बेसिस थे स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो महाराजा हरी सिंह ने बनाया। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम थोड़ा सा आर्टिकल 35A के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो अपने स्टूडेंट्स को हम बताना चाहेंगे सर कि जो आर्टिकल 35A है, बहुत सारे पेटिशंस आ चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ वाइड। बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है हर वो कोई लॉ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। मीन्स व्हाट डज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल हियर मीन्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हियर मीन्स दैट कि जो दैट वाज अगेंस्ट द फंडामेंटल लॉज, fundamental rights of the citizen, that is against the basic structure of the constitution, that is against the basic structure of the Indian constitution। उस चीज को हम नाम देते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। तो इसी तरह से बहुत सारे पैटिशनर्स आए जिन्होंने क्लेम किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दैट आर्टिकल 35A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर उन्होंने उनमें से कौन सी थी एजेंसीज थी, कौन से इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने क्लेम किया सुप्रीम कोर्ट में, एक दो का हम नाम बताना चाहेंगे। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर है एक, या वी द सिटीजन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मेनली चली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने क्लेम किया था सर आर्टिकल 35A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल 35A इज वाइड। ठीक है, ओके तो उन्होंने क्या क्लेम किया था, किस ग्राउंड पे, व्हाट वर द ग्राउंड्स दे अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट आर्टिकल 35A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सो द ग्राउंड वाज दैट दे सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ओनली बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। वो उन्होंने वहां पे बोला कि जो आर्टिकल 35A है दैट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज जस्ट द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, दैट वॉज जस्ट द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और आर्टिकल, और जो भी कोई आर्टिकल है, जो भी कोई अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, वो हो जाता है बाय मीन्स ऑफ द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में भी जबकि 2/3 मेजॉरिटी आए, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है 2/3 मेजॉरिटी लाना किसी लॉ के लिए, किसी बिल को पास करने के लिए, तब जाके कोई लॉ अमेंड होता है, तब जाके कोई लॉ बन जाता है। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे उन्होंने बोला था कि इट इज नॉट मेड बाय, दिस लॉ इज नॉट अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। आर्टिकल 35A जो बख्शी गुलाम अहमद के साथ प्रेसिडेंट ने बैठ के ये अनाउंस किया था, रिऑर्गेनाइज किया था, तब जाके ये 35 लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन ये उन्होंने क्या क्लेम किया, जेके स्टडी सेंटर या विद सिटीजन्स, उन्होंने ये क्लेम किया सर कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, इट हैज नॉट बीन अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, इट वाज जस्ट द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ठीक है, और दूसरा ग्राउंड ये था कि आर्टिकल 35A वाज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज होता है, तो बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को सर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक फीचर में बहुत सारा आता है, फिलहाल हम थोड़ा सा बात करेंगे। आपको बेसिक फीचर में आर्टिकल 14 आता है। ठीक है, बेसिक फीचर में आर्टिकल 19 आता है, बेसिक फीचर में आर्टिकल 19 आता है, आर्टिकल 21 आता है। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये तो हम सबको पता है। आर्टिकल 19 इज राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो उन्होंने बोला, उन्होंने पेटिशन इसलिए इंट्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट में इस ग्राउंड पे भी दैट आर्टिकल 35 इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, दैट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ये बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर है, क्योंकि आर्टिकल 35 की वजह से जो कश्मीर में लैंड है, जम्मू एंड कश्मीर में लैंड है, वो कोई नहीं खरीद सकता। जम्मू एंड कश्मीर में कोई, ही कांट बी द रेजिडेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ही कांट गेट द जॉब्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो इस बिना पे उन्होंने बोला कि ये वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर को, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर को। कैसे? जैसे आर्टिकल 16 में लिखा है राइट टू अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब्स, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए, कहीं भी हो जॉब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जॉब रिजर्व रखा गया था सिर्फ J&K सिटीजन के लिए। Okay, so this was against the Article 16 and Article 16 form the basic structure of our constitution. फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसी तरह से राइट टू इक्वालिटी, तो यहाँ पे इनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलते थे जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलते, तो इसकी वजह से इक्वालिटी तो रही ही नहीं थी, ठीक है। इसी तरह से आर्टिकल 19 भी, तो इट वाज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं क्या जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बगैर भी कोई ऐसी स्टेट है जिसमें ऐसे लॉज है, ठीक है, जो उनके जो गारंटी करता है या जो प्रोटेक्ट करता है उनके लैंड लॉज को, या जो प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ द लैंड एंड द रिसोर्सेज। क्या ऐसा है कहीं पे और जहां पे जैसे आर्टिकल 35 है, यानी दैट द लैंड इज जस्ट रिजर्व्ड फॉर द J&K पीपल, इट दे कांट सेल इट टू द आउटसाइडर, दे कांट लेट द आउटसाइडर टू बी इन द जॉब ऑफ द J&K, ठीक है। क्या ऐसा है किसी और स्टेट में? तो द आंसर इज यस सर। अगर हम आर्टिकल 371 की बात करेंगे, आर्टिकल 371A दैट अप्लाइज फॉर द नागालैंड, नागालैंड में ये प्रोविजन है आर्टिकल 371A में, द ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्स, यू कांट transfer the land resources to the outsider. Article 371G that is for the Mizoram, that is also for the transfer of land and reserves, ठीक है। तो इसी तरह से गोवा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उनमें आर्टिकल 371 ऐसे लाज है कि जहां पे वो बिल्कुल आर्टिकल 35A की तरह ही है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में इस चीज़ को पेटिशन मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चला गया, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं, 2-3 केसेस जो मैं अभी इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लेकिन ऐसी स्टेटस भी है जहां पे आर्टिकल 371 ने उनको गारंट किया है, उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट किया है ऐसे लॉज को, जैसे आर्टिकल 335A यहां पे जम्मू एंड कश्मीर में था, ठीक है। तो सॉरी यहां से मैसेज आ रही है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि अगर रिसेंटली हम 2012 की बात करें, 2012 में हैदराबाद और कर्नाटका में एक लॉ बन चुका था आर्टिकल 371J, आर्टिकल 371J दैट जस्ट केम इन 2012, जहां पे हैदराबाद और कर्नाटका को रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स, दैट इज 6 डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद और कर्नाटका के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में रिजर्वेशन ऑफ जॉब उनके लिए रखा गया, यानी वो उसका जॉब और कोई नहीं ले सकता था, आउटसाइड द 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, आउटसाइड द पीपल ऑफ द 6 डिस्ट्रिक्ट्स जॉब नहीं हासिल कर सकते थे। सो दैट वाज अगेंस्ट द आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 सेज राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब्स, ठीक है। तो उस वजह से वो तो दैट वाज अगेंस्ट द आर्टिकल 16, लेकिन कोई क्लेम नहीं हुई। आर्टिकल 371A, आर्टिकल 371B, आर्टिकल 371G, आर्टिकल 371G, ऐसे ही बहुत सारे कहीं पे क्लेम नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन गवर्नमेंट ऑफ J&K में बहुत सारे पेटिशनर्स आए जिन्होंने पेटिशंस दाखिल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, दैट आर्टिकल 35A इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, इट वायलेट्स आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो हम ऐसा कहेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट अभी, वो दैट इज अनसिमेट्रिकल फेडरेशन, ठीक है सर। अनसिमेट्रिकल फेडरेशन क्या चीज होता है? एक तो होता है सिमेट्रिकल फेडरेशन, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल फेडरेशन। पहले तो स्टूडेंट्स को बताना चाहिए फेडरेशन क्या चीज होती है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होगी फेडरेशन क्या है। फेडरेशन होता है जहां पे डिवीजन ऑफ पावर्स होगी, सेंटर को अलग पावर्स दिए जाते हैं, स्टेट को अपना अलग पावर होता है, ठीक है। ये जो सेंट्रल पावर्स होते हैं, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स बनाए गए, वन इज स्टेट सब्जेक्ट, अनदर इज यूनियन लिस्ट एंड अनदर इज कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हम वो लॉज दैट इज गिवन अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट, उन लॉज वो उन पे लॉज कौन बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट। इसी तरह से स्टेट के लिए द अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द लॉज ओवर दैट। इसी तरह से कनकरेंट में दोनों स्टेट और पार्लियामेंट दोनों बना सकते हैं लॉज उस पे, ठीक है। लेकिन अब बात कहां पे आती है सर? बात मैंने छेड़ी थी एसिमेट्रिकल फेडरेशन के बारे में। तो फेडरेशन होता है जब डिवीजन ऑफ पावर्स होगी, जहां पे आप अपने पावर्स एंजॉय कर सकते हो, यूनियन अपना पावर एंजॉय कर सकता है। लेकिन यहां पे एसिमेट्रिकल फेडरेशन मींस वेयर द स्टेट्स आर नॉट गिवन द
इक्वल फेडरेशन मीन्स सम स्टेट्स हैव बीन गिवन द स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी बात की मिजोरम, नागालैंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लाइक दैट। इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर भी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 ये इंटरप्रेट नहीं करना, ये मिस इंटरप्रेट नहीं करना कि दिस इज द स्पेशल प्रिविलेज। नो, दिस इज नॉट द स्पेशल प्रिविलेज। इसी लेक्चर में आपको समझ आएगा कि ये हमें मेहरबानी नहीं है। दिस वाज नॉट द मर्सी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट दैट दे गेव अस, दैट दे वर गिविंग अस द आर्टिकल 35A। ठीक है, ये भी मैं क्लियर करूंगा आपको क्यों नहीं थी। मैं आपको बेसिकली जो आज का टॉपिक है दैट इज द मिथ वर्सेस द रियलिटी। मिथ क्या है एंड व्हाट इज द रियलिटी, ये मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो एसिमेट्रिकल फेडरेशन आपको समझ आया कि जहां पे स्टेट्स को इक्वली फेडरलिज्म नहीं दिया जाता, मींस डिफरेंट स्टेट्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। ठीक है, सो आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A क्या हुआ था बेसिकली जब 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, यहां पे मैं रियलिटी बताता हूं, मिथ को हम छोड़ते हैं। अब रियलिटी क्या है, 1954 में जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया तो उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। आर्टिकल 35A को इंट्रोड्यूस करके कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया। आर्टिकल 370 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। बेसिकली इट सैक आउट द ऑटोनॉमी ऑफ द J&K स्टेट। ठीक है, इट सक आउट द ऑटोनॉमी ऑफ J&K स्टेट। जो J&K स्टेट जो अभी तक ऑटोनॉमस थी, अब ये ऑटोनॉमी उसकी छिन गई। 1954 जब प्रेसिडेंशियल आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जश्न मनाया गया, कंट्री ऑफ द इंडिया में जश्न मनाया गया उस दिन। ठीक है, इट वाज द सेलिब्रेशन इन द इंडिया दैट टाइम। ठीक है, व्हेन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर केम इन 1954। ठीक है, तो क्यों थी, क्योंकि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K को रिप्लेस करके चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K, सदर रियासत को रिप्लेस करके गवर्नर ऑफ J&K, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यहां पे लागू हुई, फाइनेंशियल कमीशन यहां पे लागू हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ द J&K यहां पे लागू हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पे लागू हुई, इवन GST यहां पे लागू हुआ। अभी जो मैं रिसेंटली बात कर रहा हूं, अभी मतलब GST हुआ, ये इवन इज 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करने से इंडिया J&K बिल्कुल इट बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। It became the integral part of the India because of the 1954 presidential order। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इंडिया J&K चलता गया, इंडिया की तरफ J&K चलता ही गया और इंडिया लॉज बनाता गया J&K के। So 1954 when the presidential order came, it was just the what was it? It was just the celebration in the इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता है, उसके बाद वो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अगर वो राइटिफाई करेंगे, वो अपना वोट देंगे, हाँ ठीक है, तो वो तब जाके वो लॉ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ये जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है, सो मैक्सिमम पीरियड फॉर द प्रेसिडेंशियल रूल कितना होता है, शाबाश, वो होता है 3 years के लिए। सो द मैक्सिमम रूल दैट द प्रेसिडेंट कैन डू इज जस्ट फॉर 3 years ओनली। 3 साल के बाद अगर प्रेसिडेंशियल रूल किसी स्टेट पे रहा तो यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पंजाब की, तो पंजाब में मोर देन 3 years प्रेसिडेंशियल रूल रहा था, तो दे हैड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप J&K स्टेट की बात करेंगे तो यहां पे 7 साल प्रेसिडेंशियल रूल रह चुका है, लेकिन दैट डज नॉट मेक द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था J&K में 1954 में कि यहाँ पे अगर मशीनरी फेल होती है तो प्रेसिडेंट कैन गवर्न द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो देखो इंडिया ने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खींचा था किसको, J&K स्टेट को अपनी तरफ। ठीक है, सो यू कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द J&K, यू कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इफ द प्रेसिडेंट कैन रूल ओवर द J&K फॉर मोर देन 3 years एज वेल। तो मैं बात कर रहा था मेनी केसेस जो गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी थी रिगार्डिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 350A। जो समझते थे आर्टिकल 350A क्या है, इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, क्या है इसमें, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। वन इज प्रेमनाथ कामिल वर्सेस स्टेट ऑफ J&K 1959 में, इसी तरह से संपत प्रकाश वर्सेस द स्टेट ऑफ J&K 1969 में। तो रिसेंटली 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष गुप्ता 2016 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया था रिगार्डिंग किसमें,
35 आर्टिकल 35A को एब्रोगेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा बताएंगे अपने स्टूडेंट्स को कि सर 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आने से पहले इंडिया की वेरी वीक लिंक थी विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन सिर्फ साइन हो चुका था एंड बहुत ही ज्यादा वीक लिंक थी। जैसे शेख अब्दुल्ला पीएम थे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग था, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं था जेएंडके में। इवन कश्मीर की अलग अपनी मिलिशिया थी, यानी एक सेपरेट फोर्स था कश्मीर का अलग, ठीक है। या यहाँ का कश्मीर का फॉरेन ट्रेड कमीशन भी अपना ही था, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो श्रीनगर जाके फॉरेन ट्रेड कमीशन करता था, ठीक है, ये सारा कुछ अपना था। लेकिन 1954 ऑर्डर के बाद ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, ये जो जेएंडके था, इट बिगेन टू गो क्लोज टू द इंडिया, ठीक है। तो इसी वजह से, और आर्टिकल 35A इट वाज अ पार्ट ऑफ 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। सो इसके बाद क्या हुआ फिर, जो मैंने अभी आपको बोले, ये प्रेमनाथ काम्यल, संपत प्रकाश, एसबीआई वर्सेस संतोष गुप्ता केस, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में क्या वर्डिक्ट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डर अंडर आर्टिकल 370, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द जेएंडके स्टेट, ठीक है। ये तो एक कमेंट आया, ये तो एक वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा वर्डिक्ट उन्होंने ये किया कि 370 जो है ये ऑपरेट होता ही रहेगा और इसको सीज नहीं कर सकते हम। इस चीज को हम, ये कब ऑर्डर आया? 1969 में, यानी आप चैलेंज नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को, एंड आर्टिकल 370 नेवर सीज टू ऑपरेट, ये कभी खत्म ही नहीं हुआ। एंड प्रेसिडेंट हैज इशूड द ऑर्डर, प्रेसिडेंट इज इशूइंग द ऑर्डर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड जेएंडके लेजिस्लेटिव असेंबली गिव्स द कंसेंट, गिव्स इट इज यस, so the laws are being applicable on the J&K state as well। तो इसी तरह से 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, क्या आया? वर्डिक्ट आया, जब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और संतोष गुप्ता की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष गुप्ता 2016 में जब उन्होंने केस लिया अपना, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना वर्डिक्ट दिया 2016 में रिगार्डिंग 35। तो वहां पे उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड और प्रेसिडेंट कैन एनलार्ज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज इन द जेएंडके। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेसिडेंट चाहे रिगार्डिंग द जेएंडके, अगर उसको अमेंड भी करना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, ही कैन डू दैट, ही कैन एक्सटेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड भी कर सकता है प्रेसिडेंट, और ताकि जेएंडके में लॉज एप्लीकेबल कराने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 35 स्टैंड स्टिल था, इसको तो एब्रोगेट नहीं कर सकते थे अब, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं अब, 1956 में जो यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जेएंडके है वो खत्म हो गई थी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जेएंडके हैज बीन एबॉलिश्ड इन 1956, यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके बना। मैं जेएंडके की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके जैसे ही बना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जेएंडके को एबॉलिश किया गया। तो अब क्या चीज रहा? अब तो ये रह गया कि प्रेसिडेंट को ऑर्डर इशू करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको ऑर्डर इशू करना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो डायरेक्टली जाएगा लेजिस्लेचर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, और जेएंडके लेजिस्लेचर उसको यस करेगी तो वो लॉ इंप्लीमेंट होगा जेएंडके स्टेट में भी, ठीक है। तो 1956 में क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एबॉलिश किया गया, ठीक है। तो यहां पे एक बहुत ही ज्यादा मुद्दा, बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है कि एजी नूरानी, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, दैट वाज जस्ट अ मिनट जूरिस्ट ऑफ द इंडिया। तो वो कहते हैं, ही स्टेटमेंट इज दैट आफ्टर 1956 जो भी चेंज आई है जम्मू एंड कश्मीर में, वो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देखो कैसे, क्योंकि 1956 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। आर्टिकल 370 में लिखा है कि पहले प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा इशू, उसके बाद वो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर, और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जेएंडके जाएगी, ठीक है। तो वो जाके उसको रेटिफाई करके इस लॉ को इंप्लीमेंट कराएंगे। लेकिन 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही नलिफाई हो गई, 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही अबॉलिश हो गई थी जेएंडके की, तो आर्टिकल 370 में क्या है अब? तो इसी वजह से एजी नूरानी साहब बोलते हैं कि जो भी 1956 के बाद जो भी लॉज आए वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आर्टिकल 370 में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उसको यस करना है तब जाके लॉ बनेगा यहां पे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं है, तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि जो भी कुछ यानी इंडिया की तरह चला गया, कौन? स्टेट, जेएंडके स्टेट, दैट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो इसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 तक, यानी जितना भी इशू हुआ
प्रेसिडेंशियल आर्डर कहाँ तक, 1954 तक, क्योंकि 1954 में तब जाके वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी J&K में, तो दैट इज अंडर द पार्ट ऑफ 370, दैट इज अंडर द पार्ट ऑफ 370, वो तो 370 में है एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। लेकिन 1973 में केशवानंदा भारती केस में क्या होता है, केशवानंदा भारती केस में एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अंडर द आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड द लॉज, ठीक है। अंडर आर्टिकल 368 यानी 368 आर्टिकल ने पार्लियामेंट को ताकत दिया है कि वो लॉज क्या कर सकता है, वो अमेंड कर सकता है। लेकिन सर क्वेश्चन यहां पे आता है कि क्या वो आर्टिकल 370 को अमेंड कर सकता है? सो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल 370 है, ये जो आर्टिकल 370 है, ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल 368, ये आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है, दिस इज जस्ट द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। सो पार्लियामेंट कैन अमेंड ओनली दोज लॉज, पार्लियामेंट कैन अमेंड ओनली दोज लॉज व्हिच इज अंडर आर्टिकल 368, बट आर्टिकल 370 इज नॉट अंडर द पार्ट ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है। तो इस वजह से पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कैन नॉट अमेंड द आर्टिकल 370, ठीक है। इस टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये आपको थोड़ा सा बोर करेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आर्टिकल 370 को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले जो पोर्शन होंगे J&K हिस्ट्री के वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।